नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिंद्रा, ब्लॉक पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस नए वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की इकाई 4 और 5 के लघुत्तरात्मक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसमें पुराने बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे और आगामी जो 29 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है उस पे संभावित प्रश्नों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार पनपा, इसके कोई 4 कारण हमारे को बताने हैं। तो सबसे पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा कारण था इंग्लैंड व फ्रांस की क्रांति। तीसरा कारण था उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद। और चौथा कारण था 1815 के बाद, 1815 ईस्वी के बाद का नया रूढ़िवाद। ये 4 प्रकार के कारण थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई। इस पे अपने को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि औद्योगिक जो क्रांति थी वो इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई। तो सबसे पहला इसका कारण था इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरा कारण था कोयले की खान की उपलब्धता। तीसरा कारण था उपभोग के अनुरूप उत्पादन हो रहा था। चौथा कारण था कार्यकुशल श्रमिकों की उपलब्धता। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ होने के 4 कारण थे। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरा था लोहे व कोयले की खान की उपलब्धता, यानी कि दोनों पास पास में थे। तीसरा कारण था उपभोग के अनुरूप यहाँ पे उत्पादन हो सकता था। चौथा कारण था कार्यकुशल श्रमिकों की यहाँ पे उपलब्धता थी। और कारण भी हम बता सकते हैं कि पूंजी की उपलब्धता भी यहाँ पे उपलब्ध थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, वस्त्र उद्योग में नए आविष्कारों पर टिप्पणी लिखनी है। कि वस्त्र उद्योग में टिप्पणी लिखनी है कि सबसे पहले वस्त्र उद्योग प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, आगे बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया गया। तो 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम, सबसे पहले 1733 में जॉन के नामक व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल लूम नामक मशीन का आविष्कार किया गया, जो कि कम समय में चौड़ा कपड़ा निर्मित कर सकती थी। उसके बाद 1769, इससे पहले 1765 देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में हरग्रीव्स ने कताई मशीन
कताई मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद तीसरा आता है 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक जो अधिक मजबूत धागा निर्मित करती थी। तो 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने मशीन का निर्माण किया जो वाटर फ्रेम नाम से जानी जाती है। वाटर फ्रेम, और ये मजबूत धागा निर्मित करने वाली मशीन थी। इसके बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक एक मशीन का आविष्कार किया। 1779 ईस्वी में म्यूल, सैमुअल ने म्यूल मशीन का निर्माण किया। यह भी मजबूत और बढ़िया धागा निर्मित करने वाली मशीन थी। 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम जो शक्ति से चालित करगे का आविष्कार किया। तो पांचवा जो है 1787 ईस्वी। 1787 ईस्वी में कार्टराइट ने पावरलूम नामक शक्ति चालित करगे का आविष्कार किया। कार्टराइट शक्ति चालित करगे का आविष्कार, जिसको पावरलूम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्त्र उद्योग में हमारे ये नए आविष्कार थे। एक बार पुनः इनको देख लेंगे। 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। इसके बाद 1765 ईस्वी में हरग्रीव्स ने कताई मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया जो मजबूत धागा निर्माण करती है। और 1779 ईस्वी में सैमुअल एडम्स ने एक म्यूल मशीन का आविष्कार किया। और पांचवा 1787 ईस्वी में कार्टराइट ने पावरलूम जो कि शक्ति चालित करगे का निर्माण करने वाली मशीन का आविष्कार किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का ऐसा योगदान था, बिस्मार्क जानता था कि बहुमत के प्रस्ताव से और अनुनय विनय से किसी प्रकार का हल नहीं निकल सकता। केवल रक्त और लोहे की नीति के आधार पर ही हम इन चीजों को बदल सकते हैं। तो विलियम जो प्रथम था उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, क्योंकि बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था। इसलिए बिस्मार्क ने सबसे पहले यह नीति अपनाई कि सैनिक सुधारों के लिए हमारे को किसी बहुमत प्रस्ताव की या भाषण की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमारे को रक्त और लोहे की नीति अपनानी पड़ेगी। तो मेन आप बातें इसमें देख लेंगे कि पहले तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क को चांसलर। इसके बाद बिस्मार्क ने भाषण व बहुमत प्रस्ताव को ठुकराकर लोह एवं रक्त की नीति अपनाने की बात कही। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न यहां होता है। अगला जो प्रश्न है पांचवा, जर्मनी के एकीकरण के 3 चरण कौन से हैं? संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। तो पांचवें प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि डेनमार्क, सबसे पहला 3 चरण देखेंगे, उसमें सबसे पहला हम देखते हैं डेनमार्क से युद्ध और गोस्टाइन की संधि। डेनमार्क से
युद्ध व गैस्टाइन की संधि। संधि, ये इसका पहला चरण हो गया। दूसरा चरण था ऑस्ट्रिया और प्रसा। ऑस्ट्रिया व प्रसा का युद्ध। दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध, और वो थी प्राग संधि। इसमें थी प्राग संधि। इसके बाद तीसरा चरण आता है ऑस्ट्रिया और तीसरा चरण आता है फ्रैंको प्रशियन युद्ध। फ्रैंको प्रशियन युद्ध। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। इस प्रकार 3 चरण जर्मनी एकीकरण के अंदर होते हैं कि डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन की संधि, दूसरा चरण होता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध और प्राग संधि, और तीसरा होता है फ्रैंको पर्शियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो अब अगली यूनिट देखते हैं हम 5वीं। अब हम अगली इकाई 5 के लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न आता है सामाजिक लोकतंत्र के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है, इनको स्पष्ट करना है। सामाजिक लोकतंत्र के लिए हमारे को सबसे पहले धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नस्ल व धन के आधार पर जो व्यवस्था समाज में बनी है उसका अंत हो। नंबर 1 बात कि सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशा इसीलिए बन सकती है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नस्ल व धन के आधार पर जो समाज के अंदर विशेषाधिकारों की व्यवस्था बनी हुई है उसका अंत होना चाहिए। नंबर 2 बात, समाज की प्रगति के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जावे। प्रदान किए जाएं। इस प्रकार सामाजिक लोकतंत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अपने को ध्यान देना है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग और धन के आधार के अंदर जो विशेषाधिकारों की व्यवस्था समाज के अंदर बनी हुई है उसका अंत होना चाहिए, और समाज की प्रगति के लिए, व्यक्तियों की प्रगति के लिए या समाज की प्रगति के लिए सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यही सामाजिक लोकतंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं। अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र हैं, उसमें सबसे पहले आता है परंपरावादी लोकतंत्र। परंपरावादी सिद्धांत। दूसरा आता है बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। और चौथा आता है समाजवादी सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सामाजिक सिद्धांत। इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र संबंधी ये 4 प्रकार से
सिद्धांत बने हुए हैं। परंपरावादी सिद्धांत जो पुरातन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं। बहुलवादी सिद्धांत के अंदर बहुत सी बातें सम्मिलित करते हुए सिद्धांत बनाया गया है। मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है लोकतंत्र के लिए उसको मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। और सामाजिक सिद्धांत मतलब समाज हित की और सामाजिक प्रगति के लिए जो सिद्धांत बनाया गया है उसको सामाजिक सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण आपको बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। और दूसरा आ जाता है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन। और तीसरा इसका गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। शिक्षा का साधन। और चौथा आता है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ये हमारे लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण हैं कि सार्वजनिक हित में वृद्धि, यानी कि समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं उनको सबको समान अवसर देते हुए कार्य किया जाना चाहिए। कार्य कुशल शासन, कार्य ऐसा हो जो राज्य के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो। अगला सार्वजनिक शिक्षा का साधन, मतलब संपूर्ण रूप की शिक्षा दी जानी चाहिए। और समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन हो, ऐसा नहीं किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, किसी प्रकार की तानाशाही शासन में नहीं हो। तो ये हमारे लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण हो गए। अगला प्रश्न आता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है। इनमें हमारे को कोई 2 लिखनी है। तो सबसे पहली है शांति और व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे पहली बात होती है शांति व व्यवस्था। और दूसरी इसकी प्रमुख बात है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना। ये हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि किसी भी राज्य में अगर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो इसके लिए हमारे को शांति और व्यवस्था बनाने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करने के लिए हमारे को नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि आर्थिक समानता की स्थापना। ऐसा कोई वर्ग नहीं हो जिनको किसी प्रकार की असमानता हो, किसी प्रकार का भेदभाव हो। आर्थिक रूप से सबको समान माना जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की सफलता के मूल मंत्र है या आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार हमने इकाई 4 और 5 के लघुत्रात्मक प्रश्नों को देखा। ये हमारी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे और संभावना है कि यहां से प्रश्न बनेगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगामी वीडियो की सूचना आपको इसी माध्यम से प्राप्त होगी। धन्यवाद।